please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चीन ने भारतीय सीमा में किसी भी तरह की घुसपैठ से इनकार किया है। चीन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि उनके सैनिक अपनी सीमा में थे और ये नियमित गश्त थी। आरोप है कि चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती में चीन के सैनिक करीब 4 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए थे। बताया जा रहा है कि चीन के सैनिकों ने 3 बार घुसपैठ की, जिसके बाद भारतीय जवानों के विरोध के बाद वो वापस लौट गए। ये घुसपैठ 3, 14 और 15 अगस्त को की गई थी। हालांकि चीन इससे साफ इनकार कर रहा है। बड़े पर्दे पर जलवा दिखाने के बाद करीना कपूर जल्द ही रेडियो पर एक शो करने जा रही है। बताया जा रहा है कि उनके इस नए अवतार के पीछे करण जौहर का बड़ा हाथ है, क्योंकि करीना कपूर और करण जौहर एक दूसरे के बेहद करीब बताए जाते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में करीना से हुई बातचीत का हवाला देकर उनके रेडियो पर शो करने की पुष्टि भी कर दी गई। करीना ने बताया कि मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म पर इससे बेहतर शुरुआत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपना पहला रेडियो शो कर रही हूँ और लोगों तक अपनी आवाज पहुँचाने के लिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। बताया जा रहा है कि करीना कपूर को इस नए अवतार का आइडिया करण जौहर से मिला, जो खुद रेडियो पर कॉलिंग करण नाम से एक शो होस्ट करते हैं। कई मौकों पर करण जौहर करीना कपूर को फिल्मी दुनिया की चटपटी और मसालेदार खबरों का सबसे बड़ा जरिया भी बता चुके हैं। Who is the one who gives you the sauciest gossip in the Indian film industry? करीना कपूर। सूत्रों का दावा है कि करीना का रेडियो शो दिसंबर के महीने में शुरू हो जाएगा, जिसको लॉन्च करने के लिए मुंबई में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूपी के पूर्व मंत्री और एसपी नेता आजम खान ने विजय माल्या के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। आजम खान ने आरोप लगाया कि संसद के सेंट्रल हॉल में बैठकर विजय माल्या को भगाने की डील हुई थी। आजम खान ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार में घोटाले हुए थे। ये सिर्फ आधा सच है, लेकिन बीजेपी बताए कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने क्या किया। आपने भगाया है, आपने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बैठकर डील की है। आप इसको नकार तो सकते नहीं। अरे भाई, जो उन्होंने किया उसकी सजा मिल गई उन्हें, वो सत्ता से हट गए। आपने उसे ठीक किया होता, आपने ठीक करने के बजाय भगा दिया उन्हें। बिहार के किशनगंज में एक स्कूल में कनकई नदी का पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद उसका आधे से ज्यादा हिस्सा टूटकर गिर गया। किशनगंज के दूसरे इलाकों में भी बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। उफान पर बह रही कनकई नदी का पानी एक स्कूल की इमारत में दाखिल हो गया। इससे इमारत पूरी तरह कमजोर हो गई और उसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं, जबकि स्कूल का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया। पानी का दबाव बढ़ा तो वो हिस्सा भी भरभराकर नदी के पानी में समा गया। इसके बाद स्कूल की छत नीचे की तरफ लटक गई। हादसे को देखते हुए लोग वहां से दूर चले गए। किशनगंज के एक दूसरे इलाके में कनकई नदी के पानी को रोकने के लिए बनाए गए मिट्टी और पत्थरों के टीले भी पानी में मिलने शुरू हो गए। जो हिस्सा पानी में नहीं बहा, उस पर लकीरें खिंच गई। कनकई नदी के अलावा किशनगंज में महानंदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने ऐसे 25 से ज्यादा गाँवों की पहचान की है जहाँ मकान छत तक पानी में डूब चुके हैं। बिहार के दरभंगा में एक सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों की भीड़ एक गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगी। आरोपी की लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर ने कुछ लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद गुस्साए लोगों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगाकर गाड़ी में तोड़फोड़ की। वहीं मारे गए लोगों के परिवार वाले सड़क पर शव रखकर मातम मनाने लगे। इस बीच घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुल गाड़ी रौंदते हुए चली गई। वहाँ पे लगभग 7-8 आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे। 2 की तो हालत बहुत गंभीर थी, उनकी मौत भी हो गई है। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने प्रशासन से हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की। इस बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ की, जिसके बाद उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे पर बगैर नाम लिए गांधी परिवार को निशाने पर लिया। उनका संघर्ष, उनका सामर्थ्य सिर्फ एक परिवार के काम ही आ रहा है, और अगर उस परिवार के काम नहीं आया तो बाहर एक से एक समर्थ लोग परिवार के विकास की भेंट चढ़ गए। गांधी परिवार पर किए गए प्रधानमंत्री के इस हमले का जवाब देने में कांग्रेस नेताओं ने भी देर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी की चिंता करें, जिस पार्टी के अंदर पार्टी के लिए सब कुछ करने वाले आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को, जसवंत सिंह जी को, यशवंत सिन्हा जी को
सबको किनारे कर दिया जाता है। नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र भी दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के नतीजों का ऐलान होते ही एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार जश्न मनाने लगे। इस छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने 3 अहम पदों पर जीत हासिल की। जिस तरह से ये इलेक्शन सामने आया, उसके बाद गड़बड़ी की बात भी सामने आई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद शामिल रहे। जीत हासिल करने के बाद एबीवीपी के तीनों विजेता उम्मीदवार मतगणना केंद्र से बाहर निकले और खुशी का इजहार करते हुए विक्ट्री साइन दिखाने लगे। अपने उम्मीदवारों की जीत पर वहां मौजूद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया और नारेबाजी की। जीत के आंकड़ों के मुताबिक डीयू के अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के अंकित बसोया ने 1700 वोट से जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के शक्ति सिंह ने 8600 वोट से जीत दर्ज की। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर एबीवीपी की ही ज्योति चौधरी ने 4700 वोट से जीत हासिल की। हालांकि सेक्रेटरी पद पर एनएसयूआई के आकाश चौधरी को 5800 वोट से जीत मिली, जिसके बाद जीते हुए उम्मीदवार खुशी से झूम उठे और पूरे परिसर में जश्न का माहौल हो गया। 3 सीटों पर जीत हासिल करने वाली एबीवीपी के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने लगे और इस जीत को राष्ट्रवाद और विचारधारा की जीत बताया। ये जीत विद्यार्थी परिषद के हर उस कार्यकर्ता की जीत है जिन्हें 300 पैसे दिन छात्र हितों के लिए काम करा है। वहीं एनएसयूआई की तरफ से सेक्रेटरी चुने गए आकाश चौधरी ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही। जब तक वो 126 के 26 पर्चे, 126 जो मशीन इन लोगों ने हमें गिनाई थी, जब तक हमारे सामने आज नहीं आ जाते, जब तक एनएसयूआई चुप नहीं बैठेगी। हालांकि एनएसयूआई ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए छात्र संघ चुनाव में धांधली के आरोप लगाए और दावा किया कि कई ईवीएम मतगणना के समय खराब हो गई, जिससे वोटों की गिनती में उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा, जिसकी जांच की मांग करते हुए एनएसयूआई ने डीयू प्रशासन पर भेदभाव का भी आरोप लगा दिया। कान के ऊपर रेंज कुछ नहीं गूंज रहा, ताला बंद करके निकल गए यहाँ से। जबकि एबीवीपी ने एनएसयूआई के आरोपों को खारिज करते हुए ईवीएम पर उठाए गए सवालों को बेबुनियाद करार दिया। और भी किसी संगठन है जो सोच के लोग बने विद्यार्थी परिषद को हराने के आज उनके मुंह में तमाचा है। वहीं ईवीएम में गड़बड़ी की खबर पर आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी। पार्टी नेता गोपाल राय ने ट्वीट किया, जिस तरह से डूसू चुनाव में भी ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। पहले भी ईवीएम टेम्परिंग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ये स्थिति न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे के रूप में सामने है। इस बीच चुनाव आयोग ने दावा किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय को चुनाव आयोग ने ईवीएम मुहैया नहीं करवाई। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में आज भी बढ़ोतरी की है। पेट्रोल में 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 37 पैसे और 73 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि अहमदाबाद में पेट्रोल के दाम 80 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल 78 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। राष्ट्रपति ने जस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई को सुप्रीम कोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जिसके बाद अब वो 3 अक्टूबर को शपथ लेंगे। अमेरिका में एक वेबसाइट ने एक वीडियो प्रसारित करते हुए दावा किया कि इसमें गूगल के अधिकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत को कंपनी के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। पाकिस्तान कोर्ट ने सरकार की अपील को दरकिनार करते हुए मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद की एक संस्था को काम करने की इजाजत दे दी। अमेरिका के नॉर्थ और साउथ कैरोलिना की तरफ बढ़ रहे फ्लोरेंस तूफान को कैटेगरी 4 के बजाय कैटेगरी 2 का तूफान कर दिया गया। हालांकि मौसम विभाग ने अब भी इस तूफान से सावधान रहने का सुझाव दिया। एल साल्वाडोर की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति एंटोनियो सैका को भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल की सजा सुना दी। बिहार कैबिनेट ने भीड़ की हिंसा के शिकार परिवार को 1 लाख रुपए की मदद और 6 महीने के अंदर मामले की सुनवाई का फैसला किया। बिहार के भागलपुर में दुकान के एक कर्मचारी ने बैंक में पैसा जमा करवाने के दौरान 94,000 रुपए की लूट का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 8 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। चुनाव में रूस के दखल की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावों में हस्तक्षेप करने वाले लोगों और देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश पर दस्तखत कर दिए। चीन में एक गर्भवती महिला के सूप में चूहा मिलने के कारण एक रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित कर करीब 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ की एक कोर्ट ने 2010 के एक पुराने मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ये गिरफ्तारी वारंट गोदावरी नदी पर परियोजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के मामले में जारी की गई। चंद्रबाबू नायडू के साथ 15 और लोगों के खिलाफ
गिरफ्तारी आदेश जारी करके सभी को 21 सितंबर तक कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू उस समय आंध्र प्रदेश में विपक्ष के नेता थे और उन्हें गिरफ्तार करके पुणे की जेल में रखा गया था। ये लोग बबली परियोजना का विरोध कर रहे थे। कानपुर में यूपी एटीएस की टीम ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस का दावा है कि पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी कानपुर में हमले की साजिश रच रहा था, लेकिन उसके मंसूबे पूरे होने से पहले ही एटीएस की टीम ने कमर-उज़-ज़मा नाम के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। हमें इसका केवल मोबाइल फोन मिला है, सोशल मीडिया में एक्टिव है, इस बात का पता चला है और उससे कॉल डिटेल्स लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने लखनऊ में बताया कि कमर-उज़-ज़मा असम का रहने वाला है और वो गणेश चतुर्थी पर हमले की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के इस आतंकी को रेकी के बाद हमले की जगह चुनने के लिए भेजा गया था। पुलिस ने दावा किया कि उसके पास से एक मंदिर की कुछ तस्वीरें भी मिली। पुलिस कस्टडी में इसकी पूरी सघन छानबीन और पूछताछ होगी। एटीएस की टीम इस संदिग्ध आतंकी से पूछताछ कर इसके बाकी साथियों का पता लगाने में जुट गई।